बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नॉवेल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है वो जो इश्क था, बाय नाज़िया कंवल। ये मेरी पहली कोशिश है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मैं और भी अच्छी अच्छी नॉवेल आपके लिए पोस्ट करूँगी। आपको अगर कोई नॉवेल चाहिए मुझे उसका नेम सेंड करें ताकि मैं आपको सुना सकूं। अब शुरू करते हैं आज की नॉवेल, वो जो इश्क था। अब और कितनी देर ये दहशत, ये डर, ये खौफ, गिर्द व गुबार, अहद सितम, और कितनी देर। शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। कोई भी सहर न फूंको, मुझे बेजान रहने दो। मैं एक वीरान जजीरा हूँ, मुझे सुनसान रहने दो। मुझे मालूम है मुरझा गए हैं फूल, फिर भी तुम मेरे कमरे में बस ये आखिरी गुलदान रहने दो। थकन कैसे उतारोगे भला ऊंची उड़ानों की, सुनो पर काट डालो तुम, नई उड़ान रहने दो। हजारों इम्तिहानों का क्या है सामना, हंसकर हमारे वास्ते भी जीस्त को आसान रहने दो। मेरे अपनों ने घोंटा है गला मेरी उम्मीदों का, मेरे अपनों मेरे बस में भी मेरी जान रहने दो। भला करके भलाई की उम्मीदें हमने रखी थीं, अक्लमंदी न रास आई, हमें नादान रहने दो। न माना खुश्क पत्ता हूँ मगर ऐ मोहसिनो फिर भी, न यूं पाँव तले रोंदो, कोई पहचान तो रहने दो। किसी को वक्त आखिर काश हम भी अपना कह पाते, यही ख्वाहिश थी एक अपनी यही अरमान रहने दो। शायरा नाज़िया कंवल। तड़ाक। बड़ी बड़ी किला नुमा दीवारों वाली कदीम लाल हवाली के पिछवाड़े में इस वक्त बंदूक की नाल से निकलने वाली वो महज एक गोली नहीं क़यामत थी, जो इस किला नुमा हवेली के अंदर कैद सालों से ज़िंदगी का बोझ ढोने वाली औरतों के दिलों पर कहर की सूरत बर्पा कर दी गई थी। बड़े हॉल की सितूनों के पीछे छुपी बेआवाज़ रोती औरतों की आहवजारियाँ गोया आसमान के सुतूनों से टकराने लगी थी, और वो सबकरो हवा सी खूबसूरत लड़की जो अपनी मौत के आखिरी लम्हे तक अपने गुनाह पर शर्मिंदा या खौफजदा नहीं थी। दिमाग में लगने वाली फ़कत एक ही गोली ने उसे औंधे मुँह किसी कच्चे मकान की कमज़ोर दीवार के मानिंद ज़मीन पर गिराने में एक लम्हा नहीं लगाया था। किलानुमा हवेली के पिछवाड़े में इस वक्त जब रात अपना पिछला पहर सुस्त रोवी से मुकम्मल कर रही थी, एक बेहद खूबसूरत अनमोल ज़िंदगी का रोशन बाब हमेशा के लिए बंद हो गया था। हॉल कमरे के बड़े से सुतून के साथ लगी खड़ी मेहराब अब्दुल करीम को लगा बस ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक थी। आगे जो वक्त उसे देखना था उसमें तो महज अंधेरा ही अंधेरा था, घटाटूप घूप अंधेरा। यकलख्त दिमाग बर्फ़ हुआ और अगले ही लम्हे वो लहरा कर ज़मीन पर गिर गई थी। औरतों की बेआवाज़ आंसू मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गए थे। घुटी घुटी सिसकियों और आहवजारियों की आवाज़ बुलंद हुई थी, मगर इस किला नुमा कदीम हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर इस बेबस मखलूक पर हाकिम उनकी बेहिस रिवायत पसंद मर्दों को इन आहवजारियों और आंसुओं की मुत्तल्लक परवाह नहीं थी। ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा नायाब अब्दुल करीम का वजूद चंद लम्हे खाक पर तड़पने के बाद बिल आखिर ठंडा हो गया था।
सरदार अब्दुल रहीम की बंदूक की नाल धुआं उगलती बिल आखिर उनके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। इस हवेली की रिवायत थी बदकिरदार औरतों को गोली मारकर मिट्टी में सुला देना, और ये रिवायत पूरी हो गई थी। एक और ज़िंदगी हार गई थी। नायाब अब्दुल करीम हार गई थी। नायाब अब्दुल करीम, जो बचपन से अपनी जहानत, खूबसूरती और अच्छी आदतों की बदौलत उनके दिल के हमेशा करीब रही थी, बिलाखिर उन्हीं की बंदूक की गोली से कब्र के घुप अंधेरों में उतरने वाली थी। वो जो उसे उसकी पैदाइश के वक्त अपनी बाहों में लाए थे, उन्हीं ने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। क़यामत भला उससे बढ़कर क्या हो सकती थी? ज़ारून, जो एक तरफ खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था, सरदार अब्दुल रहीम को शिकस्ता देखकर फ़ौरन उनके करीब आया था। आप ठीक हैं बाबा शाही? अपने मजबूत तवाना बाजू उनके दोनों कंधों के गिर्द फैलाते हुए उसने गोया उन्हें सहारा दिया था। जवाब में उनका सर आहिस्ता से नफ़ी में हिला था। नहीं, अब कभी ठीक नहीं हो सकता मैं। रोना उनकी शान के खिलाफ था, वरना शायद वो रो पड़ते। ज़ारून की गिरफ्त उनके कंधों पर मजबूत हो गई थी। वो बदकिरदार थी बाबा, ज़िद्दी और बागी थी। आपने कुछ गलत नहीं किया, यही तो दुख है। काश वो ऐसा ना करती। मैं रोज़े क़यामत अपने प्यारे मरहूम भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा? कभी न कमज़ोर पड़ने वाला सरदार इस लम्हे जज्बाती हो रहा था। ज़ारून उन्हें कंधों से थामे हवेली के पिछवाड़े से उनके शानदार कमरे में ले आया था। फ़िलहाल आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करें। मैं तब तक उसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं, उसका नमाज जनाजा होगा। बाबा साईं, ये कैसे मुमकिन है? आज तक इस हवेली में कारोकारी हुई किसी औरत का नमाज जनाजा नहीं हुआ। नायाब अब्दुल करीम का होगा, ये मेरा हुक्म है। उनके चेहरे पर जलाल आ गया था। ज़ारून अब्दुल रहीम को मजबूरन सर झुकाना पड़ा था। ठीक है बाबा साईं, जैसा आप मुनासिब समझें। लाश को जनान खाने में भिजवा दो। जिसने जो पढ़ना है पढ़ ले। सुबह फजर के बाद जनाजे का ऐलान करवा देना। जी बेहतर बाबा साईं। दिल में गुस्सा दबाए बज़ाहिर फरमा बरदारी से कहता वो उनके कमरे से निकल गया था। शिकस्त अधूरी रह गई थी। वो उसे इबरतनाक मौत के बाद गुमनाम कब्र देना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हुआ था। आसमान पर बैठे सबसे बड़े मंसूबा साज ने उसके सारे इरादे मिट्टी कर दिए थे। हवेली के बड़े से सहन में सफ़ेद कफन में लिपटा उसका चेहरा पुरनूर था। वो मुस्कुरा रही थी अपनी नागहानी इंधोनाक मौत पर। मेहराब, जिसका दिमाग अब भी सुन था, वो आंखें फाड़े बेहद हैरानी से उसके सभी पुरनूर चेहरे पर बिखरा सुकून और इन सिंगर फी लबों पर खेलती मुस्कुराहट को देख रही थी। क्या वाकई मौत किसी इंसान को इतना आशूदा कर देती है जितना नायाब अब्दुल करीम को कर दिया था? उसका दिल चाहा वो उसके होठों और गालों को अपने हाथ की उंगलियों की नर्म पोरों से छुए और ये देखे कि क्या वो वाकई मर गई थी या ज़िंदा थी। बेगम अब्दुल करीम एक कोने में घुटनों पर सर रखे यूं बैठी थी जैसे अब दुनिया में उनका कुछ रहा भी न हो। वहाँ इस बड़े से सहन में कौन उनकी लाडली बेटी के लिए रो रहा था, कौन आह-ज़ारी कर रहा था, उन्हें मुतल्लक खबर नहीं थी।
अंदर अपने शानदार कमरे में बैठे सरदार अब्दुल रहीम का हाल सबसे अलग था। पिछली रात के आखिरी पहर से इस वक्त तक वो एक पल भी नहीं सोए थे। ध्यान के दरीचों से बार बार एक छोटी सी 4-5 साला खूबसूरत बच्ची दो पोनियाँ बनाए मुस्कुराती हुई उन्हें गोया ज़बह कर रही थी। आज से पहले सालों से बहुत सी औरतें बदकिरदारी के इल्ज़ाम में इस हवेली के ज़ाबिर मर्दों की गोली का शिकार हुई थीं, मगर किसी के लिए भी दिल में वैसा दर्द नहीं उठा था जो दर्द नायाब अब्दुल करीम की मौत ने दिल में गाड़ रखा था। बहुत दिनों के बाद इस रोज़ हवेली की ऊंची दीवारों में से धूप अंदर सहन तक आई थी। बड़े हॉल की सीढ़ियों पर पिलर से टेक लगाए बैठी मेहराब अब्दुल करीम निचले हुए सफ़ेद चेहरे के साथ बिल्कुल सुन बैठी थी। उसकी नज़र के बिल्कुल सामने शहन में बेकरारी सी फुदकती चिड़ियाँ थीं जिसको वो मुसलसल देख रही थी। जब वो चुपके से उसके पहलू में आकर बैठ गया। कैसी हो? क्या बहन याद आ रही है? उसकी आवाज़ मेहराब अब्दुल करीम के लिए सांप की फनकार से कम नहीं थी। वो चौंकी और बेसाख्ता पीछे को हटी। दूर रहो मुझसे, तुम जैसा इंसानी शक्ल में खूनख्वार भेड़िया मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा? लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाते हुए वो खड़ा हुआ। यानी तुम मान रही हो कि मैं अनमोल हूँ? तुम जानवर हो, जानवर। हाँ हाँ, क्या ख्याल है फिर अपनी जौजियत में ना ले लूँ तुम्हें? ज़रा तुम भी देख लो एक जानवर के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बसर होती है। मुस्कुरा कर कहते हुए उस लम्हे वो उसे जहर से भी बुरा लग रहा था। तभी वो फनकारी थी। सोचना भी मत कि कभी मैं तुम जैसे दरिंदे के साथ एक लम्हा भी बसर करूँगी। सोच तो लिया है, अब क्या करूँ? उसके लबों पर हुनूस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। मेहराब अब्दुल करीम की आंखें ज़ब्त की 1000 कोशिशों के बावजूद भर आईं। अगर सोच लिया है तो दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं नायाब अब्दुल करीम नहीं हूँ जो तुम जैसे बद इरादों की भेंट चढ़ जाएगी। मेरे साथ कुछ भी बुरा करने से पहले सोच लेना, मेहराब अब्दुल करीम इस हवेली के किसी मर्द की गोली का शिकार नहीं होगी। अच्छा, क्या करोगी? वो कहाँ उससे मरऊब होने वाला था। मेहराब ने फ़ौरन आंसू पोंछ लिए थे। इस हवेली के बेज़मीर शफ़ाक मर्दों के किसी बेरहम फ़ैसले की भेंट चढ़ने से पहले ही मैं अपनी जान खुद ले लूँगी। ओह, यानी खुदकुशी करोगी अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाकर? एक मर्तबा फिर वो मुस्कुराया। मेहराब की आँखों में शरारे दौड़ गए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े इस शख्स को कच्चा चबा जाती। तभी दांत पीसते हुए बोली, तुम मज़हब की बात कर रहे हो जिसका अपना हर अमल अपने मज़हब के ख़िलाफ़ है? चलो देखते हैं फिर ये ऊँट किस करवट बैठता है। उसकी आँखों से हुनूज शरारत टपक रही थी। मेहराब नफ़रत से थूकती वापस पलट गई थी। अंदर अपने कमरे के बेड पर औंधे मुंह गिरते ही कब से रुके आंसुओं का सैलाब बह निकला था। तकिए को बाहों में भींचकर वो इतनी शिद्दत से रोई कि बाहर वसी बरामदे में नमाज पढ़ती मरियम बेगम सलाम फेर कर सीधी उसके पास आई थी। मेहराब बेड पर उसके करीब बैठकर उन्होंने उसकी पुश्त सहलाई। जब वो फ़ौरन आंसू साफ़ करते हुए उठ बैठी थी। जी अम्मी, क्या बात है बेटे, इस तरह क्यों रो रही हो? उसके लहजे में फ़िक्र थी। मेहराब सर झुकाकर बैठ गई। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही नायाब याद आ रही थी। उसके पास रोने का जवाज़ था, मगर उसकी माँ को झूठ से मुतमईन करना आसान नहीं था। तभी वो बोली, तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया? झूठ नहीं बोल रही अम्मी, बस अब इस हवेली में दिल नहीं लगता, मेरा दम घुटता है।
जी चाहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। भाग जाना मसले का हल नहीं होता बेटा, तो क्या करूँ? फिर नायाब की तरह इसी चार दीवारी में किसी गोली का इंतज़ार करूँ? अल्लाह न करे मेहराब, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? वो दहल उठी। मेहराब ने गाल रगड़ लिए। हम इस हवेली में खुश नहीं रह सकते अम्मी, प्लीज़ नाना के गोठ चलें। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, मगर फ़िलहाल तुम खुद को संभालो। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। जी अम्मी। चलो उठो, अब नमाज़ पढ़ लो, वक्त निकला जा रहा है। खुद शिकस्ता दिल होने के बावजूद वो उसे तसल्ली दे रही थी। मेहराब असबात में सर हिलाती वज़ू के लिए उठ गई थी। सुर्ख ईंटों से कदीम तरस पर तामीर इस किला नुमा लाल हवेली में क़याम पाकिस्तान से पहले मुक़ीम सरदार अब्दुल रऊफ़ का आसपास के सारे इलाके पर कब्ज़ा था। वो एक जाबिर मगर इंसाफ पसंद हाकिम थे। अपने ख़ानदान और इलाके के लिए उनके बनाए गए कवानीन में कहीं किसी रद्द-व-बदल या नरमी की गुंजाइश नहीं थी। इस हवेली समेत इलाके की किसी औरत को सिवाय कुरान पाक के दुनियावी तालीम की इजाज़त नहीं थी। इस हवेली या इलाके की किसी औरत की बदकिरदारी साबित हो जाने के बाद उसे वहीं इस इलाके में घर के सरबराह के हाथों मौत की तारीक वादी में उतार दिए जाना सालों की रिवायत थी, जो ताहाल चली आ रही थी। दीनी तालीम हासिल करने के बावजूद वो लोग अपने फ़ैसलों में दीन के अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे थे, मगर किसी में मज़म्मत करने की ज़रूरत नहीं थी। सरदार अब्दुल रऊफ़ जैसे सख्त दिल सरदार के सामने खड़े होकर उनके बनाए गए किसी कानून पर सवाल उठाना गोया मौत के मुतारफ़ था। सरदार अब्दुल रऊफ़ का घराना 3 बेटों पर मुश्तमिल था। उनके बड़े बेटे सरदार अब्दुल रहीम उन्हीं की तरह इंसाफ पसंद और कदीम रिवायात पर सख्ती से अमल करने वाले सरदार थे। सरदार अब्दुल रऊफ़ ने उनकी शादी अपनी बीवी की ज़िंदगी में ही उनकी भांजी से तय कर दी थी, जिससे उनके एक के बाद दिगरे 3 बेटे पैदा हुए। सरदार अब्दुल रहीम के बाद सरदार अब्दुल करीम का नंबर था, जो रिवायात पसंदी में अपने बाप और भाई से कतई मुख्तलिफ थे। शायद इसीलिए कुदरत ने उन्हें ऊपर तले 2 बेटियों से नवाजा। बाद अज़ा किसी पेचीदगी के बायस उनकी बीवी माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी। सरदार अब्दुल करीम के बाद सरदार अब्दुल लतीफ़ इस हवेली में सरदार अब्दुल रऊफ़ के आखिरी सपूत थे, जिनकी औलाद में एक बेटा और एक ही बेटी थी। सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों की शादी सरदार अब्दुल रऊफ़ की ज़िंदगी में ही हो गई थी। ताहम उस शादी के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपनी मौत से फ़कत चंद दिन पहले उनके आखिरी सपूत ज़ारून अब्दुल रहीम का रिश्ता भी सरदार अब्दुल करीम की लाडली महबूब बेटी नायाब अब्दुल करीम के साथ तय कर दिया था। नायाब न सिर्फ अपने बाप बल्कि ताया और दादा की भी बेहद लाडली थी, तभी बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी की जाती थी। मेहराब उससे पूरे 3 साल छोटी थी, मगर उसके बावजूद दोनों बहनों में मिसाली दोस्ती थी। सरदार अब्दुल लतीफ़ का बेटा अब्बाद एक मोहब्बत करने वाला हसास नौजवान था, इसीलिए मेहराब उसे पसंद करती थी और नायाब ये बात जानती थी। मगर उससे पहले कि उसके ख्वाब पूरे होते, लाल हवेली भयानक तूफ़ान की नज़र हो गई। मोमी गुड़िया जैसी वो प्यारी सी लड़की, जिसमें इस हवेली के हाकिम मर्दों की जान थी, बेकसूर उस इलाके के अंधे कानून की भेंट चढ़कर इसी हवेली के हाकिम मर्दों के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। नायाब अब्दुल करीम की नागहानी मौत के बाद अब्दुल करीम तो जिंदा लाश, बेगम अब्दुल करीम तो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मेहराब खुद भी पत्थर का मुजस्समा बनकर रह गई थी। ज़ारून अब्दुल रहीम, जो पहले नायाब अब्दुल करीम के लिए दर्द सर था, अब वो बला
उसकी नागहानी मौत के बाद मेहराब अब्दुल करीम के गले आ पड़ी थी। लाल हवेली में अगले बहुत से दिन खामोशी से बसर हो गए थे। जब उस रात खाने की मेज़ पर बेगम अब्दुल रहीम ने गोया धमाका कर दिया था। वसी दस्तरखान पर सभी अफराद मौजूद थे। जब खामोशी से खाने के दौरान अपने शौहर के इशारे पर उन्होंने बेगम अब्दुल करीम को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी मरियम। वो जो रोटी लेने के लिए हॉटपॉट खोल रही थी, उनके यूँ अचानक खुद को मुखातिब करने पर चौंकी थी। खैरियत आपा? सब खैरियत है जी। कहें, ऐसी क्या बात है जो सबकी मौजूदगी में ज़रूरी है? बात ही ऐसी है, सबके सामने ही खोली जाए तो बेहतर है। तुम जानती हो, अब्बा मरहूम ने ज़ारून और नायाब बेटी का रिश्ता दिल से तय किया था। अब नायाब तो इस दुनिया में नहीं रही, तो अब्दुल रहीम साएं ने ये फ़ैसला किया है कि हम ज़ारून और मेहराब का निकाह कर देते हैं। बेटी के लिए तुम्हारी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और अब्बा मरहूम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो वही बोल रही थी जो उनसे कहा गया था, मगर मरियम बेगम का हाथ वहीं फ्रीज हो गया था। ज़ारून की आदत, उसके मशागिल और फितरत से वो अच्छी तरह आगाह थी। फिर कैसे एक के बाद दूसरी बेटी का मुस्तकबल दाव पर लगा देती। तभी हिम्मत करके सर झुकाते हुए बोली, आपकी ख्वाहिश सर आँखों पर भाभी जान, मगर मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे और मेहराब के दिल में अभी नायाब का गम ताज़ा है। मैं अभी मेहराब के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। मेहराब की आँखों से उनके लफ्ज़ों पर 2 मोती टूट कर गिरे थे, जबकि अब्बास तो कब का वहाँ से उठकर जा चुका था। अब तक खामोशी से खाना खाते ज़ारून अब्दुल रहीम ने किन अखियों से उसे खाना छोड़कर जाते हुए देखा और मुस्कुराया था। मोहब्बत करने वाले मुखलिस और हसास दिलों के साथ खेलना उसका महबूब मशगला था। बेगम अब्दुल रहीम को शायद यूँ साफ इनकार की तवक्को नहीं थी, तभी गड़बड़ा कर शौहर की तरफ देखते हुए बोली, हमें जल्दी नहीं है मरियम, तुम अच्छी तरह सोच और विचार करके तसल्ली से जवाब दे देना। असल में ये मेरे बेटे की भी ख्वाहिश है, जबकि सरदार साहब भी यही चाहते हैं कि सरदार अब्दुल करीम साएं के बाद वो अपनी यतीम भतीजी को अपनी आँखों के सामने रखें। वो तो ठीक है भाभी जान, मगर अभी ये बात मुझे मुनासिब नहीं लग रही। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच कर जवाब दूँगी। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो मरियम। मेहराब हमारी बेटी, हमारा खून है। उसके मुस्तकबल का फ़ैसला हम करेंगे। तुम्हारी रज़ामंदी सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम माँ हो। बच्ची को पाला है तुमने, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तुम इस हवेली की रिवायात या अब्बा मरहूम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जाने का तसव्वुर भी करो। समझ गई हो ना? सरदार अब्दुल रहीम साहब ने पहली बार इन दोनों ख़वातीन के दरमियान बातचीत में मुदाखलत की थी। मेहराब उनके सख्त लब और लहजे पर नफ़रत से सामने बैठे ज़ारून को देखती दस्तरखान से उठ गई थी। उसके यूं उठकर चले जाने पर सरदार अब्दुल रहीम और सरदार अब्दुल लतीफ़ दोनों की आंखों में सुर्खी उतरी थी, मगर वो ज़ब्त कर गए थे। मरियम बेगम का झुका सर झुका ही रह गया था। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश अंदर ही कहीं सर पटक कर रह गई थी। वो माँ थी, मगर एक ऐसी माँ जिसे शौहर का मजबूत सुतून मुयस्सर नहीं था। जिस 4 दीवारी में वो मुकीद थीं, वहाँ उन्हें अपना हर मामला रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करके खुद सब्र करना था, और वो यही कर रही थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने कंधों पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ था। पट से आंखें खुलीं तो नज़र के सामने अब्बाद अब्दुल लतीफ़ को देखकर वो हैरान ही तो रह गई थी। भला रात के इस पहर वो उसके कमरे में क्या कर रहा था? अब्बाद अब्दुल लतीफ़ ने उसकी हैरान आँखों का सवाल पढ़ लिया
तभी सरगोशी में बोला, बात करनी है तुमसे, मेरे पीछे आओ। वो अजहद संजीदा था। मेहराब धड़कते दिल के साथ दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई थी। अब्बाद के तेजी से चलते कदम हवेली के पिछवाड़े में तवेल बरआमदे के किनारे पर जा रुके थे। यहाँ बैठो, कुछ पूछना है तुमसे। मेहराब देख सकती थी उसकी गुलाफी आंखों में अजीब सा जुज्न था। वो धड़कते दिल के साथ तवेल बरआमदे की सीढ़ियों पर टिक गई थी। कुछ भी पूछने के लिए रात का ये पहर मुनासिब नहीं है, जानता हूँ, मगर सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। उससे कुछ फासला रख कर बैठते हुए उसने वजाहत दी तो मेहराब खामोश रही थी। नायाब बेकसूर थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा था। जब वो सर झुकाते हुए बोली, हाँ। कोई सबूत? किसी सबूत की अब कोई अहमियत नहीं, वो जा चुकी है दुनिया से। तुम यहाँ थी ना, तुम्हें पता था ना सब। एक फ़ोन नहीं कर सकी मुझे? मैं यहाँ होता तो ये अनहोनी कभी ना होती। क्या करते आप? बड़े ताया के फैसले से टकराते? हाँ, मैं मर्द था, टकरा सकता था, गलत फैसले से बाज रख सकता था उन्हें। वो जज्बाती हो रहा था। मेहराब की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुमकिन है ऐसा होता, मगर मेरे और नायाब के पास कोई मोहलत ही नहीं थी। रात को फैसला सुनाया गया और सुबह अजान से पहले गोली मार दी गई। तुमने ताया अब्बू को सच बताने की कोशिश की? नायाब ने की थी, मगर ज़ारून ने उसकी पेशी नहीं जाने दी। ज़ारून को क्या मसला था उससे? एक राज हाथ लग गया था उसका नायाब के हाथ। नायाब ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे हवेली में ज़रूर बेनकाब करेगी, इसीलिए उसने उसकी मौत प्लान कर ली। क्या तुम्हें पता है उसका राज क्या था? बताया था नायाब ने। किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था उसने उसे। क्या वो जानता है तुम इस राज से आगाह हो? हाँ। फिर भी शादी करना चाहता है वो तुमसे? हाँ, क्योंकि उसकी शुरू से मुझ पर नज़र है। नायाब की मौत भी इसीलिए प्लान की उसने, ताकि एक तो हवेली के मर्दों की नज़र में उसका इमेज ख़राब न हो, दूसरा नायाब उसके रास्ते से हट जाए। तुम क्या चाहती हो? मेरी चाहत किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, औरत जात जो ठहरी। वो उदास और मायूस थी। अब्बाद गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे लिए तुम्हारी मर्ज़ी जानना हर मसले से ज़्यादा अहम है मेहराब। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला। मेहराब ने आंसू पोंछ लिए थे। अपनी बहन के कातिल से शदीद नफ़रत है मुझे। और मेरे बारे में क्या राय है तुम्हारी? उसने संजीदगी से पूछा। मेहराब की धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसकी चाहत खून बनकर रगों में दौड़ रही है, वो खुद से कभी उससे ये सवाल भी कर सकता है। तभी पलकें लर्जीं और चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था। मुझे नहीं पता। उसका चेहरा उसके अंदर के हाल की चुगली खा रहा था। वो मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, फिर मैं करता हूँ इस जारून अब्दुल रहीम का कोई बंदोबस्त। इस बार मेहराब ने सर उठाकर सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर वापस दौड़ गई थी। अब्बाद अब्दुल लतीफ़ के लिए उसकी मुस्कुराहट किसी अनमोल ख़जाने से कम नहीं थी। तभी उसे खुश देखकर वो भी मुतमईन सा अपने कमरे की तरफ पलट गया था। ज़ारून जो अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करने के लिए इस तरफ आया था, इन दोनों को एक साथ देखकर उसके अंदर गोया आग जल उठे थे। मेहराब की मुस्कुराहट पर अब्बाद के इत्मीनान ने गोया जलती पर तेल का काम किया था। उसे नफ़रत से रद्द करके वो किसी और के ख्वाब देख रही थी, और यही तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी हार नहीं। तब ही वहीं खड़े खड़े उसके दिमाग ने तेज़ी से आगे की प्लानिंग शुरू कर दी थी। नायाब अब्दुल करीम के बाद अब उसका अगला हदफ मेहराब अब्दुल करीम थी।
सरदार अब्दुल रहीम इस वक्त किसी जिरगे से फारिग होकर हवेली वापस लौटे थे जब वो उनके कमरे में चला आया था। बेगम अब्दुल रहीम भी इस वक्त वहीं मौजूद थीं। वो सोफ़े पर बाप के बराबर में बैठ गया था। अस्सलामु अलैकुम बाबा साईं, कैसा रहा आज का जिरगा? सरदार अब्दुल रहीम ने मोहब्बत से अपने जवान साला बेटे को देखा, फिर अपना बाजू उसके मजबूत कंधों के गिर्द फैलाते हुए बोले, रब साईं का करम है, सब कुछ सुलह सफाई से तय हो गया। सरदार रईस के बेटे का गुनाह पूरे 2 लाख में जमाल कमी के बेटे ने अपने सर ले लिया है। अब फांसी भी चढ़ गया तो खैर है, पीछे घर वाले तो कुछ अरसा पेट भर कर खाएंगे और सोएंगे। किसी की मजबूरी और भूख को पैसों में खरीद कर वो आसूदा थे। ज़ारून सर हिलाकर रह गया। गुड, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आहो, इलेक्शन सर पर है। अब बेटे की एक गलती की वजह से सरदार रईस सीट तो नहीं हार सकता ना। ये तो है। वैसे भी ये कमीन गरीब मजारे इसीलिए तो वडेरों के नमक पर पलते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकें। खैर छोड़ें, मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। बिना वक्त ज़ाया किए वो अपने मतलब की बात पर आया। सरदार अब्दुल रहीम उठते हुए दोबारा बैठ गए थे। कहो, क्या बात है? मेहराब के बारे में बात करनी थी बाबा साईं। मेहराब के बारे में? खैर तो है। वो चौंके। साथ ही बेगम अब्दुल रहीम भी सलाम फेर कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तभी वो बोला, जी बाबा, सब खैर है। बस कल खाने की मेज़ पर जिस तरह से मरियम चची ने अम्मी जान से माजरत की, बहुत सोचता रहा हूँ मैं इसे। देखें बाबा, चची और मेहराब शायद अभी नायाब को भूल नहीं पाए हैं, फिर चचा जान भी हयात नहीं, और शायद नायाब वाले वाक़े के बाद मेहराब मुझसे शादी पर खुश भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये रिश्ता ज़बरदस्ती कायम हो या उन्हें लगे कि हम उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मरियम चची या मेहराब पर इस रिश्ते के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे, प्लीज़। वो सरदार अब्दुल रहीम का लाडला था और उन्हीं बातों की वजह से था। अब भी उसके अल्फाज पर वो मुस्कुरा दिए थे। शाबाश मेरे शेर, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। बेगम अब्दुल रहीम के चेहरे पर भी फ़ख्र या मुस्कुराहट दर आई थी। ज़बरदस्ती बनाए जाने वाले रिश्ते कभी कामयाब भी नहीं होते बेटे। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मरियम अब्बाद बेटे को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। वो कुछ सोच कर बोले, कोई नहीं, अब्बाद भी अपना ही खून है। मैं करता हूँ अब्दुल लतीफ़ से बात। सरदार अब्दुल रहीम के चेहरे पर इत्मीनान था। ज़ारून असबात में सर हिलाता वहाँ से उठ गया था। उसके जाने के बाद बेगम अब्दुल रहीम ने सरदार अब्दुल रहीम से कहा, देख लें सरदार साहब, हमारे ज़ारून का दिल कितना बड़ा है। ये तो है। वो खुद भी अपने बेटे के इस फैसले से मुताशिर हुए थे। ये इसी शाम की बात थी जब ज़ारून ने फिर मेहराब अब्दुल करीम का रास्ता रोक लिया था। अब्बाद हवेली में मौजूद नहीं था, जबकि सरदार अब्दुल रहीम और सरदार अब्दुल लतीफ़ दोनों डेरे पर थे। घर की बुज़ुर्ग तीनों ख़ातीन इकट्ठी बैठी अपनी बातों में मगन थीं। जब छत से उतरती मेहराब के रास्ते में वो आ गया था। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब बहुत हैं, बस तुम समझती नहीं हो। खैर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। कहने के साथ ही उसने उसकी कलाई पकड़ ली थी। मेहराब को बेहद बुरा लगा था। कलाई छोड़ो मेरी, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा चलो फिर, घटिया तो घटिया ही सही। जितना मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे मामले में बंदा बनने की, उतना ही तुम अपनी ज़ुबान के नाजायज़ इस्तेमाल से मुझे बुरा बनने पर मजबूर करती हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह।
इस बार वो उसे खींचते हुए ज़बरदस्ती छत पर ले आया। मेहराब की आंखें अपनी बेबसी पर भीग गई थी। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम मत लो। अच्छा, मेरी ज़ुबान गंदी और तुम्हारी बहन बहुत अच्छी थी। उसके गोया तलुओं पर लगी, सर पर बुझी थी। मेहराब ने नफ़रत से मुंह फेर लिया था। ये जो ज़ुबान होती है ना, यही तख्त से तख्ते पर पहुंचा देती है इंसान को। मगर तुमने अपनी आँखों से अपनी खुदसर बहन का भयानक अंजाम देखकर भी कोई सबक हासिल नहीं किया। चलो खैर, अच्छी लगती हो तुम दिल को। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन वाला सलूक नहीं करूँगा मैं। शुक्र मनाओ। बकवास बंद करो अपनी। बकवास तो अभी शुरू ही नहीं की मैंने। तुम्हें पता है, नायाब के कॉलेज में दाखिले के लिए अपने बाबा को सबसे ज़्यादा रजामंद करने वाला वाहिद शख्स मैं था। अगर मैं बाबा को कन्विंस न करता तो तुम्हारे बाबा की ज़िद भी उनके गुस्से के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। मगर मेरे इस एहसान के बदले तुम्हारी बहन ने क्या किया? मेरे कतई पर्सनल मामले को हवा बनाकर मुझे ही धमकाने पर उतर आई। अगर वो ये हिमाकत न करती तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसकी मौत प्लान करने की। न वो मुझे गुस्सा दिलाती, न मैं अपने दोस्त को उसके कमरे में भेजकर हवेली में उसकी बदकिरदारी साबित करता। तुम खुद बताओ, क्या अपनी मौत के लिए वो खुद कसूरवार नहीं? वो पुरएतमाद था। अपने किसी अमल पर उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेहराब का दिल चाहा वो उसका मुंह नोच ले। चुप कर जाओ तुम, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। न चाहते हुए भी वो चिल्लाई और ज़ारून मुस्कुरा दिया। चलो हो जाता हूँ चुप। बाबा और अम्मी के सामने तुम्हारी जात से भी दस्तबरदार हो गया हूँ। जाओ, जाकर अब्बाद से शादी करो। क्या याद करोगी तुम भी कि किस सखी से पाला पड़ा है। इस वक्त जो मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा थी, मेहराब उससे खौफजदा हो गई थी। उसके अल्फाज उसकी किसी नई प्लानिंग की चुगली खा रहे थे। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी, जबकि ज़ारून बाएं हाथ से उसके बाल बिखेरता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। अब्बाद इस रात कदरे ताखीर से हवेली लौटा था। मेहराब आधी रात तक बेचैनी से करवटें बदलती उसी की वापसी का इंतज़ार करती रही थी। जाने क्या बात थी, जब से ज़ारून ने उससे बात की थी उसका दिल गोया कोयलों पर जलने लगा था। क्या करना चाहता था वो उसके साथ? ये तो तय था कि वो उसे मरवाना नहीं चाहता था। शादी से वो खुद पीछे हट रहा था, तो आगे उसकी क्या प्लानिंग हो सकती थी? सोच सोच कर उसकी सरियानें फटने लगी थी। पूरी रात अंगारों पर लौटने के बाद सुबह वो फजर की नमाज के लिए बिस्तर से निकली तो जिस्म बुखार की जद में था। बामुश्किल हिम्मत करके उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। अभी सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि मरियम बेगम वहाँ चली आईं। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेहराब का दिल धड़का। जल्दी जल्दी दुआ मांग कर वो उनके करीब आई। अम्मी, कोई बात हुई है? हाँ मेरी जान, यूँ समझो नामुमकिन मुमकिन हुआ है। उसका मुंह चूम कर मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया। मेहराब ने उनके दोनों हाथ मोहब्बत से थाम लिए थे। ऐसा क्या हो गया है जो आप इतनी खुश दिखाई दे रही हैं? बात ही ऐसी है मेरी जान, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है सुबह सुबह? वो हैरान हुई। मरियम बेगम फिर मुस्कुराईं। अल्लाह ने बड़ा करम किया है मेहराब। सरदार अब्दुल रहीम और भाभी ने अपनी पूरी रजामंदी के साथ तुम्हारा निकाह ज़ारून की बजाय अब्बाद बेटे के साथ तय कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तुम्हें शहर के बड़े मदरसे में आलिमा का कोर्स करने की इजाज़त भी दे दी। लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी अब्बाद बेटे के सर होगी। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि ज़ारून का अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। अगले चंद रोज़ तक वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। मेहराब देख सकती थी
उनका चेहरा सच्ची खुशी से दमक रहा था। वो रो पड़ी थी। आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ मेरी जान, अभी नमाज के बाद सरदार साहब और भाभी जान ने मुझे खुद अपने कमरे में बुलाकर बात की है। सरदार अब्दुल लतीफ़ भाई और भाभी ज़ैनब भी वहीं मौजूद थीं। ये तो बहुत बड़ी बेयकीनी की बात है अम्मी। मेरा दिल तो इस पर यकीन ही नहीं कर रहा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? आंसुओं के मोती उसकी पलकों से टूटकर गोद में गिर रहे थे। मरियम बेगम ने उसे मोहब्बत से साथ लपटा लिया था। सब अल्लाह का करम है मेहराब, वो जो चाहे कर सकता है। यकीनन मेरी नायाब की कुर्बानी रायगा नहीं गई। सरदार अब्दुल रहीम तुम्हें खुशियाँ सौंप कर नायाब के साथ हुई ज़्यादती का अजाला करना चाहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी। जाने क्यों मेरा दिल अजीब सी बेचैनी और वहम का शिकार हो रहा है, यूँ जैसे फिर से कुछ बुरा होने वाला हो। ज़ारून से किसी भी तबाही की तवक्को की जा सकती है। पागल मत बनो मेहराब, अल्लाह ने चाहा तो अगले चंद रोज़ में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर ज़ारून जा रहा है ना, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस एक बार अब्बाद बेटे के साथ निकाह हो जाए तुम्हारा, फिर कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारा बाल बेका नहीं हो सकता। बेशक अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर झुकाते हुए उसने दिल से दुआ की थी, मगर वक्त का बेरहम देवता उसकी दुआ पर तंजिया कह लगाता कुछ और ही प्लान कर रहा था। लाल हवेली में बड़ों की बाहमी मुसावरत से बिल आखिर अब्बाद और मेहराब का निकाह तय कर दिया गया था। नायाब अब्दुल करीम की नागहानी मौत के पूरे 5 माह बाद इस हवेली में सब खुश थे। एक बेटी की कुर्बानी के बाद मरियम बेगम को लगा उनकी दूसरी बेटी की ज़िंदगी महफूज हो गई है। मेहराब अब्दुल करीम के पाँव तो गोया ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। खुशी ही ऐसी थी कि वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। ज़ारून अब्दुल रहीम अब ज़्यादातर हवेली की बजाय बाहर ज़मीनों पर वक्त गुजारता था। हवेली में अब्बाद और मेहराब के निकाह से जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं रहा था। अब्बाद जो उससे अच्छा खासा मुतनफ़र हो चुका था, अब मुतमईन हो गया था। मेहराब का शहर के सबसे बड़े मदरसे में दाखिला भी हो गया था। ज़िंदगी सबक रवी से फिर रवा दवा हो गई थी। लाल हवेली की ऊंची दीवारों ने बिल आखिर अब्बाद और मेहराब के निकाह की खुशी भी देखी, और इस दौरान जितनी बार भी मेहराब का ज़ारून से सामना हुआ, वो उसे संजीदा और खामोश ही दिखाई दिया था। एक खौफ जो हमा वक्त उसके एसाब पर सवार हो गया था, निकाह के बाद जाता रहा था। अब्बाद अब्दुल लतीफ़ के निकाह में आने के बाद वो वैसे भी खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगी थी। ज़ारून के एब्रॉड के लिए टिकट कन्फर्म हो गई तो दिल में जो रहे सहे वसूसे थे वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए थे। ज़ारून बाहर चला गया। अब्बाद ने ज़मीनें संभाल लीं। हवेली में उनकी शादी की तारीख पक्की हो गई। मगर उन्हीं दिनों अजीब मामला हुआ कि मेहराब को मदरसे में ही एक लड़का तंग करने लगा था। बज़ाहिर उसने दाढ़ी रखी हुई थी, नमाज भी पढ़ता था। मदरसे में उसकी शराफत और दयानतदारी की मिसाल दी जाती थी, मगर मेहराब जानती थी कि जैसा उसने खुद को जाहिर किया हुआ है वो ऐसा नहीं था। मदरसे में मुख्तलिफ़ क्लासेस के दौरान आते जाते जहाँ मौका मिलता वो मेहराब अब्दुल करीम का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और उसे ओछे हथकंडों से परेशान करता। शुरू में उसने बर्दाश्त किया, मगर बात जब हद से बढ़ गई तो बहुत सोचने के बाद उसने बिल आखिर अपनी माँ और अब्बाद को सब बताने का फ़ैसला कर लिया। मरियम बेगम के इल्म में बात आई तो उन्होंने फ़ौरी उसे मदरसा छोड़ने का फ़ैसला सुनाया, मगर अब्बाद ने ऐसा नहीं किया।
मेहराब की ज़ुबानी उसे पता चल गया था कि मदरसे वाले कभी भी उस लड़के के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, लिहाजा उसने अपने तौर पर उसे सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उस रोज़ मौसम कदरे अब्र आलूद था। अब्बाद ने अपने तौर पर उसके मामूलात चेक किए और मदरसे जाते हुए रास्ते से ही उसे गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। हवेली में किसी को भी उसके मामूलात की खबर नहीं थी। रास्ता सुनसान था, लिहाजा थोड़ी सी ड्राइव के बाद उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी थी। बाहर आओ। अगले ही पल गन पॉइंट पर उसने उसे गाड़ी से बाहर घसीटा था। लड़का कदरे हैरान चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आया। भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप? गाड़ी से निकलते ही उसने पूछा, जब अब्बाद ने उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। सज़ा के बच्चे, शक्ल मोमिना, करतूत काफिरा। मगर तुम शायद जानते नहीं किस जगह पंगा लिया है तुमने। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। बकवास बंद करो। अपने मदरसे वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। कैसी धूल? मुझे बताएं तो सही, मैंने क्या किया है? क्या किया है? मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है तुमने। मौत से कम कोई सज़ा नहीं हो सकती तुम्हारे लिए। भाई, आप ज़रूर किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। मेरा तो एक एक पल मदरसे के लिए वक्फ है। मैं भला ऐसी घटिया हरकत क्यों करूँगा? उसका जवाब तो तुम्हें मरने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है भाई, अगर आपने ठान ही ली है कि किसी बेकसूर के कत्ल का गुनाह अपने सर लेंगे तो जैसी आपकी मर्जी। लड़के के कौल व फ़ाल में कोई तज़ाद नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे परे धकेलते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला और अगले ही पल मोबाइल की गैलरी से मेहराब की पुरानी तस्वीर निकालते हुए उसने स्क्रीन उस लड़के के सामने कर दी थी। मेरी मनकुहा है, क्यों परेशान करते हो उसे? अपनी रिवायत के कतई खिलाफ जाकर उसने ये हरकत की थी। जवाब में उस लड़के ने एक नज़र स्क्रीन पर डालकर मुंह फेर लिया था। भाई, आप यकीन करें ना करें मगर हकीकत यही है कि मदरसे की हर लड़की को मैं अपनी सगी बहन समझता हूँ। ये भी मेरे लिए सगी बहनों जैसी है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कुछ ऐसा वैसा करने का। हाँ, मैंने उन्हें 2-3 बार मदरसे में कुछ गलत करते देखकर टोका ज़रूर है, जिससे ये बहन और उसकी एक दोस्त मुझसे नाराज़ है। निरी बकवास, ये कुछ गलत नहीं कर सकती। ठीक है भाई, आप कल अपनी आँखों से देख लेना। हर रोज़ ये बहन मदरसे वालों से झूठ बोलकर अपनी एक दोस्त के साथ मदरसे से कहीं बाहर जाती है। मैंने मना किया तो मेरी दुश्मन हो गई। कहती है मदरसे से निकलवा देंगी। ठीक है, जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो दुआ करो वो झूठ ना निकले, क्योंकि अगर ये झूठ निकला बहुत बुरी मौत दूंगा मैं तुम्हें। कहने के साथ ही सामने खड़े लड़के को धक्का देकर गिराते हुए वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया था। वो रात उसकी ज़िंदगी की कड़ी रात थी, बेहद तकलीफ़। वो रात वो करवट पे करवट बदलते सुबह हो गई मगर वो सो न सका। बेचैनी ही ऐसी थी। मेहराब मदरसे के लिए तैयार हो गई थी तो वो भी मुंह पर पानी के छपाके मार कर कमरे से बाहर निकल आया था। इस रोज़ गाड़ी में भी वो खामोश ही रहा। मेहराब ने वजह भी पूछी मगर वो टाल गया। अगले 30 मिनट के बाद उसे मदरसे छोड़कर वो खुद वहीं मदरसे से कदरे फासले पर खड़ा हो गया था। दिल धड़क धड़क कर एक ही दुआ कर रहा था कि उस लड़के की बात झूठी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मेहराब मदरसे पहुंचने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक लड़की के साथ मदरसे से निकली और पास से गुजरते रिक्शे को रोककर उसमें बैठ गई थी। अब बात को लगा उसका दिल धड़कना भूल गया हो।
ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए वो यूं सबकी आंखों में धूल झोंक कर मदरसे से निकल सकती थी, जबकि उसे अपने इलाके और हवेली के सख्त तरीन उसूलों का भी पता था। खून आँखों में कैसे उतरता है, कोई इस लम्हे अब्बाद अब्दुल लतीफ़ से पूछता। इस लम्हे उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उसका पीछा ही कर सकता। बहुत से लम्हे वहीं बैठकर खुद पर ज़ब्त करने के बाद शाम ढले बिल आखिर वो वहीं से शिकस्ता दिल वापस लौट आया था। उसी रोज़ शाम में मेहराब की मदरसे से वापसी के बाद उसने उसे छत पर बुला लिया था। दोनों सरदार इस वक्त डेरे पर थे, जबकि हवेली की बेगमात रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थीं। मेहराब धड़कते दिल के साथ मौका देखकर छत पर चली आई थी। अब्बाद चारपाई पर चित लेटा एक टांग मोड़कर दोनों बाजू सर के नीचे धरे तारों भरे आसमान को देख रहा था। उसके छत पर आते ही वो उठकर बैठ गया था। आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। खैरियत? वो कदरे परेशान थी। अब्बाद ने निगाहें उसके सभी चेहरे पर जमा दी। कुछ बात करनी थी। जी कहें। दोनों हाथ गोद में धरे वो उसके पहलू में टिक गई थी। अब्बाद ने उसके दोनों हाथ पर अपना भारी मजबूत हाथ रख दिया था। मैं चाहता हूँ मेहराब, इसी महीने हमारी शादी हो जाए। अब्बू और ताया अब्बू को यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो? वो उसकी राय ले रहा था। मेहराब की पलकें झुक गई थी। हमारी शादी तो तय है, फिर यूँ अचानक जल्दी की वजह? कुछ खास नहीं, बस मैं जल्दी चाहता हूँ। क्या आपको कोई खौफ लाहक है? नहीं। तो फिर जल्दी करके सबकी नज़रों में हमारे ताल्लुक़ को मशकूक करने की कोशिश मत करें। वो किसी और ख्याल में कह रही थी। अब्बाद ने उसे किसी और ख्याल से लिया था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उस लड़के का क्या बना? सबक सिखाया आपने उसे? अब्बाद के गहरी सांस भरकर नज़र फेर लेने पर वो मौजू बदलते हुए बोली थी। जवाब में अब्बाद ने अपना हाथ उसके हाथों से हटा लिया था। अब तो परेशान नहीं करेगा ना वो मुझे? नहीं, लेकिन बेहतर है तुम रुखसती तक मदरसे ना जाओ। क्यों? वो परेशान हुई थी। अब्बाद ने नज़रें फिर उसके चेहरे पर जमाईं। मैं कह रहा हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? काफ़ी है, मगर यूँ अचानक? बस मैं नहीं चाहता इस लड़के के बाद फिर कोई तुम्हें तंग करे और मैं अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर उससे दुश्मनी मोल लेता फिरूँ। ठीक है, कल मैं मदरसे वालों को कह आऊँगी मैं नहीं आ सकती। अब जाऊँ? हाँ जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा अब। वो कहना चाहता था कि वो थोड़ी देर तन्हा रहना चाहता है, मगर उसने उसे किसी उलझन में डालना मुनासिब न समझा। मेहराब कदरे परेशान सी उसके पहलू से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। अगले रोज़ मेहराब को मदरसे छोड़ने के बाद वो सीधा डेरे पर आया था। सरदार अब्दुल रहीम और सरदार अब्दुल लतीफ़ इस वक्त वहीं मौजूद थे। अब्बाद ने बड़े तरीके के साथ अपनी जल्द शादी की ख्वाहिश उनके सामने रख दी थी। वो नहीं चाहता था कि मेहराब के साथ उसका रिश्ता किसी भी आजमाइश की भेंट चढ़े। एक तरह से उसे मेहराब अब्दुल करीम पर अंधा यकीन था। सरदार अब्दुल रहीम ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की हामी भर ली थी। ज़ारून इस वक्त पाकिस्तान नहीं आ सकता था। 2 माह बाद उसकी होने वाली शादी 2 हफ्ते बाद तय पाई थी। अब्बाद ने तय कर लिया था वो बिना मेहराब से कोई वजाहत लिए पूरे खुलूस के साथ उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। डेरे से हवेली वापसी पर उसने हवेली की खातिन को भी ये खुशखबरी सुना दी थी। अब उसे शाम का इंतज़ार था। मदरसे से मेहराब अब्दुल करीम की वापसी पर वो उसे ये सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई थी। मेहराब अब्दुल करीम इस रोज़ मदरसे से वापस ही नहीं आई थी। मदरसे वालों के बकूल वो किसी ज़रूरी काम का उज्र पेश करके छुट्टी से पहले ही मदरसे से रुखसत हो गई थी।
पाँव तले ज़मीन निकलना और सर पर आसमान गिरना किसे कहते हैं, अब्बाद अब्दुल लतीफ़ को इस लम्हे पता चला था। अभी कल ही तो उसने मदरसा छोड़ने का कहा था और आज वो गायब हो गई थी। क्यों? उसने तो कहीं कोई कोताही नहीं की थी। सुबह उसे मदरसे की महफूज इमारत में उतार कर शाम में वो खुद उसे उसी महफूज पनाहगाह से पिक करता था। फिर वो झूठ बोलकर कहीं गायब क्यों हुई थी? किसी हथौड़े की तरह ये क्यों उसके दिमाग को तोड़ फोड़ रहा था? शाम ढल रही थी, मगर वो हवेली वापस जाने के बजाय शहर की एक एक सड़क, एक एक चप्पा छान रहा था। वो घर जहाँ उसने इस रोज़ उसे किसी लड़की के साथ जाते देखा था, उसमें भी ताला लगा था। मदरसे के सीसीटीवी कैमरे में उसे वाजिह मदरसे के गेट से अकेले निकलकर कुछ ही फासले पर खड़ी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता था। कोई क़यामत थी जो इस शाम अब्बाद अब्दुल लतीफ़ के दिल पर ढह गई थी। आँखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसका बस न चल रहा था वो गम व गुस्से में सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। लाल हवेली की बेरहम बुलंद व बाला दीवारों तक रात गए मेहराब अब्दुल करीम के भागने की खबर पहुंच गई थी। मरियम बेगम तो ये सुनते ही बेहोश हो गई थी, जबकि हवेली की दिगर ख़ातीन पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। नायाब अब्दुल करीम की इस हवेली में नागहानी मौत के ठीक 7 माह बाद वहाँ मेहराब अब्दुल करीम की इबरतनाक मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। उसकी पैदाइश नायाब की पैदाइश से ठीक 7 माह बाद हुई थी और अब उसकी मौत का फरमान भी उसकी मौत के ठीक 7 माह बाद तय हो गया था। पूरे 7 माह बाद इस हवेली में उतरने वाली वो एक खून आशाम रात थी। तवील सफ़र के बाद जिस वक्त मेहराब को होश आया, शाम ढल रही थी। वो पट्टी जो उसे बेहोश करते वक्त उसकी आँखों पर बांधी गई थी, अब नहीं थी। आँखें मसलते हुए उसने इर्द गिर्द देखा। वो एक बेहद खूबसूरत डेकोरेटेड घर था, नया बना हुआ सजा सजाया खूबसूरत घर। उसे याद आया जब वो मदरसे से अपनी दोस्त गज़ाला की इत्तला पर कि उसका कज़न अब्बाद किसी इमरजेंसी में बाहर उसे लेने आया है, क्लास इंचार्ज को बताकर निकली थी तो दिन था। दिल में सर उठाते मुख्तलिफ वसूसों को रोंदती वो सड़क पर बिल्कुल अब्बाद जैसी गाड़ी देखकर मुतमईन हो गई थी। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ आने वाले अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। गाड़ी में उसके बैठते ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था, साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। मेहराब समझ ही न सकी कि अचानक उसके साथ क्या हो गया है। उसका सर तेज़ी से चकराया और अगले कुछ ही लम्हों में वो होश व हवास से बेगाना हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे बेहोश हुए कितना वक्त गुजरा, ताहम वो इतना ज़रूर जान गई थी कि उसके साथ वो अनहोनी हो चुकी है जिसका उसे डर रहता था। लाल हवेली के बंद दीवार और मकीन अब उस पर हराम हो चुके थे। दिल था कि गोया पसलियों में ही दम तोड़ गया था, जबकि आँखें यूं बरस रही थी जैसे वो खुद अपनी मौत पर रो रही हो। उसे होश में आए अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आहट के साथ खुला और अगले ही लम्हे ज़ारून अब्दुल रहीम चेहरे पर हल्की सी फ़ख्रिया मुस्कुराहट सजाए उसके मुकाबिल चला आया था। मेहराब की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई थी। तुम? उसे जैसे अपनी बीनाई पर शक हुआ था। जवाब में ज़ारून के लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। हाँ, मैं। क्यों? और भी किसी मर्द के साथ कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी?
उसके बिल्कुल करीब सोफे पर बैठते हुए उसने कहा था, नहीं, तुम इतना नहीं गिर सकते। अपनी सगी चचाजात के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? उसे अभी तक अपनी बेसारत पर यकीन नहीं था। ज़ारून मज़े से मुस्कुराते हुए ज़मीन पर उसके पहलू में साथ चिपक कर बैठ गया था। तुम्हें क्या लगा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें मिसेज अब्बाद होने दूंगा? अरे पागल, एक तुम्हें न खोने के लिए तो तुम्हारी सगी बहन और अपनी सगी चचाजात कज़न के कमरे में आधी रात को अपना दोस्त घुसाकर उसे बेमौत मरवाया, और तुमने समझ लिया मैं यूँ आसानी से निहायत शराफत के साथ तुम्हें किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारते देख लूँगा? नहीं मेहराब, इतना बड़ा दिल और ज़र्फ़ नहीं है मेरा। कहने के साथ ही उसने अपना हाथ उसके दोनों कंधों के गिर्द फैला दिया। मेहराब को लगा जैसे उसके वजूद पे किसी ने बम से ब्लास्ट कर दिया हो। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो अपने कंधों के गिर्द से उसका बाजू झटक देती। दिल का वहम सच बनकर सामने आ गया था। बेसाख्ता उसको अपनी माँ का खुशी से दमकता चेहरा याद आया। वो कितनी मसरूर और मुतमईन थीं कि ज़ारून एब्रॉड चला गया है। अब उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। खुशी से दमकता वो चेहरा मदरसे से उसके गायब हो जाने की खबर पर दुख से कैसे सफ़ेद पड़ा होगा, वो वाज़ेह महसूस कर सकती थी। अपनी मेहरबान माँ के साथ ही उसे अब्बाद अब्दुल लतीफ़ की सितारों सी चमकती निगाहें याद आई थी, जो उसकी तरफ उठती थी तो उनकी रोशनी मुजीद बढ़ जाती थी। उसे याद आया वो उससे जल्द शादी का ख्वाहिशमंद था। उसने उसे मदरसे छोड़ने का हुक्म दिया था। पता चला होगा कि वो मदरसे में नहीं है तो उस पर क्या बीती होगी। हवेली के मर्दों ने उसके गायब होने को क्या रंग दिया होगा। हवेली की औरतों पर उसकी गुमशुदगी कैसी कयामत बनकर टूटी होगी। जैसे जैसे उसे ख्याल आ रहा था उसका दिल गहरे पाताल में डूबता जा रहा था। उसे नायाब याद आई, वो नायाब जो उससे पूरे 7 माह बड़ी थी, जो उससे ज़्यादा ज़हीन, हवेली में उससे ज़्यादा चहेती, ज़्यादा समझदार थी, मगर ज़ारून अब्दुल रहीम ने उसे हरा दिया था। उसकी पाकीज़गी जिसकी गवाही पूरा इलाका देता था, फिर भी उसे मौत की सज़ा मिली थी। बचपन से जवानी तक उसके गुज़रे एक एक पल के गवाह उसके अपने रिश्तों ने उस पर बदकिरदारी की मेहर लगा दी थी। ज़ारून अब्दुल रहीम ने खुद को सही रखने के लिए उसे सबकी नज़रों में गलत साबित कर दिया था, तो अब वो उसके साथ क्या करने का इरादा रखता था? अब जबकि वो अब्बाद अब्दुल लतीफ़ की मनकुहा थी, खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। तभी उसने ज़ारून को कहते सुना, क्या हुआ, डर गई मुझसे? अरे पागल, बताया तो था तुम्हें, तुम हवेली के किसी मर्द की गोली का निशाना नहीं बनोगी। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, ट्रस्ट मी। इस लम्हे उस शख्स के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मेहराब ने हारे हुए अंदाज में सर घुटनों में टिका दिया। उसके दिल की बेचैनी और वहम गलत साबित नहीं हुए थे। ज़ारून अब्दुल करीम उसकी ज़िंदगी में तबाही ले आया था। जब दर्द पुराने हो बैठे, जब याद का जुगनू राख हुआ, जब आँख में आंसू बर्फ़ हुए, जब जख्म से दिल जिंदा हो, तब दिल को धड़कना याद आया। जब कर्ब की लंबी राहों में एहसास के बाल सफ़ेद हुए, जब आँखें बेसैलाब हुईं, जब चांद चढ़ा बेदर्दी का, जब रेत पे लिखी यादों को बेमहर हवा ने छीन लिया, जब यादें रुती बेदार हुईं,
तब मुझ पे खुला मैं ज़िंदा हूँ, तब दिल को धड़कना याद आया। फिर वक्त ने कुछ अंगड़ाई ली, फिर सोच की कब्र से धूल उड़ी, फिर प्यार का बरज़ख भूल गया। एक हिजर से क्या आज़ाद हुए, 100 हिजर नए ईजाद हुए। फिर अश्क में दरिया कैद हुआ, फिर धड़कन में भूचाल पड़े। फिर इश्क का जोगी गलियों में तकदीर का सांप उठा लाया। फिर इश्क का जंगल सब्ज हुआ, फिर जुल्फ के तेवर शाम हुए। इस शाम में फिर महताब चढ़ा, फिर होंठ की लर्जिश गीत बनी। फिर दर्द जुलेखा बन बैठा, फिर कर्ब का कुर्ब जवान हुआ। फिर मुझ पे खुला मैं ज़िंदा हूँ, तब दिल को धड़कना याद आया। लाल हवेली की ऊंची दीवारों में मेहराब अब्दुल करीम के अगवा का वो दूसरा दिन था जो सोग में डूबा हुआ था। अब्बाद ने बेहद खामोशी के साथ उसे तलाक दे दी थी। पिछले 24 घंटों में सिगरेट के न जाने कितने पैकेट उसने फूंक डाले थे। दिल पर जो लगा था बड़ा गहरा वार था। मेहराब अब्दुल करीम उसके साथ झूठ बोल सकती है, धोखा दे सकती है, उसने तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर फिर भी ये तलख हकीकत उसे बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। मेहराब की दोस्त गज़ाला ने बमुश्किल उससे राब्ता करके उस तक मेहराब की हैंडराइटिंग में लिखा उसका ख़त पहुंचाया था, और यही वो ख़त था जिसके बाद उसने उसे तलाक देकर उसका फ़ैसला हवेली के सरदारों के सुपुर्द कर दिया था। मेहराब ने लिखा था, अस्सलामु अलैकुम अब्बाद, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मुखलिस हैं, सच्चा प्यार भी करते हैं, मगर मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहते हुए भी आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे नफ़रत है लाल हवेली की रिवायात से। जिस दिन इस हवेली के सरदारों ने मेरी बेकसूर बहन को मौत की गहरी नींद सुलाया, उसी रोज़ मैंने ये कसम खाई कि मैं इन सरदारों से अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। जिस इल्ज़ाम में इन जालिम बेहिस मर्दों ने मेरी